जय हिंद जय भारत स्टूडेंट, कैसे हो। अध्याय 4 प्राणी जगत में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए ऑडियो बुक यानी पॉडकास्ट जो है जीव विज्ञान का प्राणी जगत में। चलिए, तो ये ऑडियो बुक आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है 11वीं की परीक्षा में और साथ ही नीट एग्ज़ाम में, तो आपके रैपिड रिवीजन में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 प्राणी जगत। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। 4.1.1 संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक है, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती है, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी जैसे एनेलिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलास्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों के अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज पूर्ण पाचन में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण भी 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। पहला, खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। दूसरा, बंद परिसंचरण तंत्र। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। चलिए चित्र देख लेते हैं। हाँ, चित्र तो सम्मिति के दिए है 4.1 और ये सम्मिति, फिर बाद में द्विपा सम्मिति। चलिए तो पढ़ते हैं सम्मिति। 4.1.2 सममिति। प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। सिलेंट्रेट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है। चित्र 4.1 किंतु एनेलिड, ऑर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चित्र 4.1 ब। 4.1.3 द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है तथा बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंत त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेट। चित्र 4.2 वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है त्रिकोरिकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज से रज्जुकी तक। चित्र 4.2 ब। चलिए चित्र देख लेते हैं। ये रहा आपका, इसमें देख लो क्या क्या दिया है। अ और ब दिया है, जिसमें अ में द्विकोरिक है और ब में त्रिकोरिक है। ठीक है, और यहाँ पे बाह्य त्वचा अंत त्वचा दोनों में कॉमन है। यहाँ पे सिर्फ मेसोडर्म दिया है और इधर मेसोग्लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4.1.4 प्रगुहा यानी सिलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है।
मेसोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा यानी प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती बल्कि मध्य त्वचा यानी मेसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतस्थ त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती हैं। उन्हें कूट गुहिक कहते हैं, जैसे एस्केलमेंथिज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहीय कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिज। चित्र 4.3 स 4.1.5 खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। 4.1.6 पृष्ठरज्जु। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकोर तथा मध्य त्वचा यानी मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की यानी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जु की यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णिक मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4 4.2.1 संघ पॉरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असम्मिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय यानी स्पंज गुहा यानी स्पंजोशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन पथ तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा या नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतरा कोशिक कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन यानी साइफा, स्पॉन्जिला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज तथा यूस्पंजिया यानी बाथ स्पंज। चित्र 4.2.2 संघ सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। चित्र 4.6 नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक यानी नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। चित्र 4.7। चलिए चित्र दिखा देते एक एक करके सभी चीज का। चलिए तो चित्र देख लेते हैं। एक ही वाला दिया है जिसमें प्राणी जगत संगठन के स्तर, सम्मिति, प्रगुआ तथा संघ दिया गया है। और इसके बाद ये चित्र दिया है पॉरीफेरा के उदाहरण का भी चित्र दिया गया, आप ध्यान से देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है साइफा यानी साइकोन, और इसके बाद बाथ स्पंज, फिर यूस्पोंजिया। ठीक है, ये यूस्पोंजिया है और ये कहाँ जा रहा है यार, ये स्पॉन्जिला। ठीक है, चलिए अब कहाँ थे हम, वापस वहीं पे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाले थे ऑरेलिया यानी मेडूसा का चित्र। फिर उसके बाद एडमसिया यानी पॉलिप, पाइप के समान होता है, इनके चित्र। चलिए तो फिर से आ जाते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहन यानी गैस्ट्रोवेस्क्युलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल यानी कोरल में कैल्शियम
से कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे ऑरेलिया तथा जेलीफिश। वे नाइजीरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण इन्हें मेटाजिनेसिस होता है जैसे ओबेलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया यानी पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया यानी समुद्र एनिमोन, पेनेट्यूला यानी समुद्री पिच, गोर्गोनिया यानी समुद्री व्यंजन तथा मैंडरीना यानी ब्रेन कोरल। चित्र 4.2.3 संग टीनोफोर। टीनोफोर यानी कंकतदर को सामान्यतः समुद्री अखरोट यानी सी वालनट या कंकाल जेली यानी कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अर्यसम्मिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमा भी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। चित्र 4.8 पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। संघ 4.2.4 संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमि। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपाश सममिति त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। नर तथा मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया यानी फीता कृमि, फेसियोला यानी पर्णकृमि। ठीक है, ये रहा भाई फीता कृमि यानी टीनिया और ये पर्णकृमि। ठीक है, ये पर्णकृमि है। चित्र देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.2.5 संघ एस्केलमिन्थीज यानी गोल कृमि। एस्केलमिन्थीज प्राणी अनुपृष्ठ काट में गोलाकार होते हैं अतः उन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय तथा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। चित्र 4.10 नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष यानी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्केरिस यानी गोल कृमि, विचुरियरिया यानी फाइसेलिया कृमि, एंसाइलोस्टोमा यानी अंकुश कृमि। संघ 4.2.6 संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय अथवा अलवण, जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोर की क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। चित्र 4.11 इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रक्रिया पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनेलिड जैसे नेरिस में पार्श्वपाद यानी उपांग यानी पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक यानी एक वचन नेफ्रेडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिका यानी एक वचन गैंग्लियन होती है जो पार्श्व तंत्रिका द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। चित्र 4.11 नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी, लेकिन केंचुए तथा झोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं।
जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा यानी केचुआ तथा हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूषक झोंक। देख लीजिए ये चित्र, ये रहे एनसीईआरटी के चित्र, एस्केलेमिंथिज में नर तथा मादा के चित्र। ओके, चित्र 4.11 भी देख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं ऑर्थोपोडा की ओर। चित्र 4.2.7 ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग दो तिहाई जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा ही है। चित्र 4.12 इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। ऑर्थोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। ऑर्थोस मतलब संधि, पोडास मतलब उपांग, इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैल्पिगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस मधुमक्खी व बाम्बिक्स यानी रेशम कीट, लैसिफर यानी लाख कीट, रोगवाहक कीट एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर, यूथ पेड़क टिड्डी यानी लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, राजकटकट, किंग क्रैब आदि। ठीक है, देख लीजिए चित्र ऑर्थोपोडा के उदाहरण ये रहे और ये रहे। बढ़ते हैं चित्र 4.2.8 संघ मोलस्का यानी कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। चित्र 4.13 ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित जिसमें शरीर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रावार बनाती है। ककूद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो शोषण एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग होता है जिसे रेती जिया यानी रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला यानी सेब घोंगा, पिंगटाड़ा यानी मुक्ता शुक्ति, सीपिया यानी कटल फिश, लोलीगो यानी स्क्विड, ऑक्टोपस यानी बेताल मछली, एप्लाइसिया यानी समुद्री खरगोश, डेंटेलियम यानी रद कवचर, कीटोप्ल्यूरा यानी काइटन। 4.2.9 संघ एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त शरीर चित्र 4.14 है। सभी समुद्री वासी है तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं। ये सब त्रिकोणकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो चलन यानी गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा शोषण में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्तप्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरियस यानी तारामीन, एकाइनस यानी समुद्री अर्चिन, एंटीडोन यानी समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी समुद्री करकटी तथा ओफ्यूरा यानी बंगूर तारा। चित्र 4.2.10 संघ हेमिकॉर्डेटा। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकोड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी क्रोमे के समान तथा समुद्री जीव है जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मिति त्रिकोणकी तथा प्रगोही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार तथा शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। चित्र 4.15
परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जनीय अंग है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्तन लार्वा यानी टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बैलेनोग्लोसस तथा सैकोग्लोसस। चलिए चित्र देख लेते हैं बैलेनोग्लोसस का, ये दिया है। इसके बाद तारा मछली और भंगूर तारे का चित्र ये रहा, और ये वाला तो देख लो चित्र बहुत अच्छा ऑक्टोपस और पाइला का है। चलिए एक बार लास्ट में अपने फिर से चित्र भी देख लेंगे फिर से। अब आ रहा है संघ कॉर्डेटा यानी रज्जु की। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण यानी पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वतः सममित त्रिकोर्की तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 4.16 सारणी 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशेष लक्षणों की तुलना। देख लीजिए भाई, तुलना कर लेते अरज्जुकी और रज्जुकी में। ये रहा पूरा का पूरा चित्र। ठीक है, बढ़ते आगे। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा तथा ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। चित्र 4.17 ये सभी समुद्री प्राणी है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा यानी एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फिओक्सस या लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख यानी या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा यानी डिवीजन, ये देखो यहाँ पे अनेस्थोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, पीसीज, टेट्रापोड वर्ग दिए, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्टिकथिज, एम्फीबिया यानी उभयचर, रेप्टिलिया यानी सरीसृप, एविज, मेमेलिया, ये सब। बढ़ते आगे 4.2.1 वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवण जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे तथा मिक्सिन यानी हैगफिश। देख लीजिए, जबड़ा रहित कशेरुकी, पेट्रोमाइजोन और ये दूसरे भी है मछलियों के प्रकार। अलग होते तथा प्रच्छद यानी ऑपरकुलम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक आलिन तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, टॉर्पीडो, तथा कुछ में विष दंश यानी ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापी यानी पोइकिलोथर्मिक है, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पक्ष में आलिंगक यानी क्लेश पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण स्कोलियोडोन यानी कुत्ता मछली, प्रिस्टिस यानी आरा मछली, कार्केरोडोन यानी विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगोन यानी वेल शार्क। 4.2.11.3 वर्ग और ऑस्टिकथिज।
इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। चित्र 4.20 ये देख लीजिए चित्र। समुद्री घोड़ा और कतला दोनों मछलियों की, कतला मछली और ये समुद्री घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी कुलम छिद्र दोनों और प्रच्छद यानी ऑपर कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोइड टिनोइड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक आलिंद तथा एक निलय से। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्राय बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरणतः समुद्री एक्सोसेटन उड़न मछली, हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा, लवणीय लेबियो यानी रोहू, कतला, कलेरियस यानी मांगूर, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, पेट्रोइमसप्स यानी एंगज मछली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ग एम्फीसीमा यानी उभयचर। चलिए उभयचर के पहले चित्र देख लेते हैं। ये रे सैलामेंडर और मेंढक, ये सैलामेंडर है भाई और ये मेंढक है। वर्ग एम्फीसीमा यानी उभयचर, जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी यानी 2 प्लस बायोस यानी जीवन कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। चित्र 4.21 इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की नम त्वचा शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कण की जगह कण पटल पाया जाता है। आहार नल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है। श्वसन कुलोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। 2 आलिंद तथा 1 निलय। ये असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण बूफो यानी टोड, राना टिग्रिना यानी मेंढक, हायला यानी वृक्ष मेंढक, सैलामेंडरा यानी सैलामेंडर, इक्थियोफिस यानी पादप रहित उभयचर। 4.2.11.5 वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेप्रे अथवा रेप्टम यानी रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। चित्र 4.22 इनमें बाह्य कण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण कीलोन यानी टर्टल, टेस्टुडियो यानी टर्टोइज, कैमेलियन यानी वृक्ष छिपकली, केलोटस यानी बगीचे की छिपकली, एलिगेटर यानी एलिगेटर, क्रोकोडाइलस यानी घड़ियाल, हेमेडेक्टाइलस यानी घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प यानी नाजा, कोबरा, वगैरस यानी क्रेत, वाइपर। ठीक है, चित्र देख लीजिए भाई। ये है वृक्ष छिपकली, ये घड़ियाल, ये कछुआ यानी किलोन और ये नाग यानी सांप। 4.2.11.6 वर्ग एविज यानी पक्षी। एविज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच यानी शत्रुमुझ को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23 अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप तथा पेशणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह असमतापी यानी होमियोथर्मस होते हैं। माफ कीजिए, समतापी, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है।
श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष्ठ फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरणतः कार्बस यानी कौआ, कुतुम्बा यानी कपोत, सिटिकुला यानी तोता, स्ट्रियोच यानी ऑस्ट्रिच, पेवो यानी मोर, एटिनोडाइटिस यानी पेंगुइन और शूडोगाइपस यानी गिद्ध। ये देख लीजिए, हमारा सबसे पहला चील दिए, फिर शतुरमुर्ग, फिर ये भाई साहब मिट्ठू मियाँ, फिर इसके बाद मोर। इसके बाद आता है वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण अंडज यानी ऑर्निथोरिक्स, प्लेटिपस या डकबिल, जरायुज यानी मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी प्लॉइंग फॉक्स, कैमिलस यानी ऊंट, मकाका यानी बंदर, रेट्टस यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फेलिस यानी बिल्ली, एलिफोस मीन्स हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस यानी सामान्यतः डॉल्फिन और वेलेनेप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस यानी बाघ, पैंथरा लियो यानी शेर। ये चित्र देख लीजिए, सबसे पहला जो दिया है वो डकबिल का है, बाद में कंगारू, फिर चमगादड़ और फिर ब्लू व्हेल। ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सारणी को भी आपको साथ में तैयार कर लेना है। सारांश: मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सम्मिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉरीफेरा, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशाबी यानी कीप कोशिका यानी कोइनोसाइट मुख्य लक्षण हैं। सेलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंशकोरक यानी निडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतया जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकद पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस चपटी कृमि प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपाद सम्मिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थिस में स्पष्ट चूसक और अंकुश होते हैं। एस्केलमिन्थिस कूट प्रगुही वाले गोल कृमि प्राणी होते हैं। एनिलिड प्राणी विखंडित खंडित होते हैं, जिनमें प्रगुआ होती है, में बाह्य तथा अंड एकीकृत एवं गुदा होती है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह होता है, जिनमें संधि युक्त पाद होता है। मोलास्क का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। एकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकोडेटा क्रोमी की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें शूंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। संकोडेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकोड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंतु तथा रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव, अग्नेथा तथा अंत में जबड़े यानी नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा अग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कोडेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा को 2 अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, पीसीज तथा टेट्रापोडा। वर्ग कॉन्टिकथीज तथा ऑस्टिकथीज का चलन पख द्वारा होता है तथा ये पीसीज के अंतर्गत है। कॉन्टिकथीज लवणीय मछलियों में वही कंकाल उपास्थल होता है। उभयचर एम्फीबिया सरीसृप यानी रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग यानी एविज तथा स्तनधारी यानी मैमेलिया वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं किरेटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी अनियत तापी है।
पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद है। पश्चपाद चलने में, तैरने, टिकने, पक्षीशाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि तथा त्वचा पर बाल प्रमुख है। ये सामान्यतः जरायुज यानी बच्चे देने वाले होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अध्याय 4 जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेंथी चैप्टर था, इसको कुछ ही मिनटों में हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसा नीचे डिटेल में लिखा गया है, आगे आने वाले समय में हम आपके लिए भौतिक विज्ञान हिंदी में और जीव विज्ञान भी लेकर आने वाले हैं। कक्षा 10 की सीरीज़ ये तो पूरी ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। और भी आपको कोई मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।